बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नई और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं खामोश हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश, कोहसार के सब्ज़ पोश खामोश। फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है, कुछ ऐसा सकूत का फसूं है, नीकर का खराम भी सकूं है, तारों का खामोश कारवां है, ये काफिला बेदरा रवां है, खामोश हैं कोहो दश्तो दरिया, कुदरत है मराकबे में गोया, ए दिल तू भी खामोश हो जा, आगोश में गम को लेके सो जा। एक शाम दरियाए नीकर के किनारे के नाम से ये नज़्म शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1907-8 में लिखी, जब वो बरतानिया से बार एट लॉ करने के बाद PhD के लिए जर्मनी में मौजूद थे। यहाँ उनकी मुलाकातें दो ऐसी ख़वातीन से हुईं जिन्होंने खूबरू और रोमान परवर नौजवान शायर को इस कदर मुतासिर किया कि हिंदुस्तान वापस आकर भी इकबाल उन्हें भुला नहीं सके। न सिर्फ दो तरफ़ा ख़तो किताबत जारी रही, बल्कि इकबाल की शायरी में भी दोनों का जिक्र मिलता है। ये दोनों ख़वातीन कौन थीं? क्या वाकई में शादीशुदा इकबाल एक खूबरू जर्मन उस्तानी पर दिलहार बैठे थे? इस मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हक़ाइक़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। नाजरीन, ये बात शायद बहुत सौ के लिए हैरान कुन हो कि इकबाल की शादी 1884 में सिर्फ 18 साल की उम्र में कर दी गई थी। उनकी पहली बीवी का नाम करीम बीबी था, लेकिन इकबाल इस शादी से खुश नहीं थे। इस बीवी से इकबाल की बेटी मेराज बीबी और बेटे आफ्ताब पैदा हुए। एक तीसरे बेटे के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। 1905 में इकबाल अपने उस्ताद सर थॉमस आर्नल्ड के मशवरे से बरतानिया चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और लिंकन्स इन से बार एट लॉ किया। 1907 में जर्मनी का रुख किया और यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में दाखिला लिया। उन्होंने जर्मन प्रोफेसर फ्रेडरिक होमल की ज़ेरे निगरानी डेवलपमेंट ऑफ मेटा फिजिक्स इन पर्शिया पर थीसिस लिखा और 1908 में PhD मुकम्मल कर ली। लेकिन इन 2 सालों में इकबाल ने मगरिब की नेमतों से पूरी तरह इस्तिफादा किया और नई दोस्तियां बनाने और निभाने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना की। इन दोस्तियों में मगरिब की हसीन दोशीज़ाएँ भी शामिल थीं और मशरिक़ की दुख्तराने खुशगुल भी, और इनमें से एक अतिया फैज़ी भी थीं। अतिया फैज़ी इकबाल की हम उम्र थीं और टीचिंग कोर्स के सिलसिले में लंदन में मौजूद थीं ताकि हिंदुस्तान लौट कर स्कूल या कॉलेज खोल सकें। 27 जुलाई 2017 को मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर खालिद सुहेल ने इकबाल का नफ्सियाती खाका उर्दू वेबसाइट हम सब पर लिखा। डॉक्टर खालिद सुहेल लिखते हैं कि इकबाल और अतिया के रिश्ते ने कलील अरसे में कुर्बतों का तवील फासला तय कर लिया। शाम का खाना साथ खाना, चहल कदमी करना और ज़िंदगी के असरार और रमूज़ पर तबादला ख्याल करना दोनों का मामूल बन गया। इकबाल अतिया फैज़ी के हुस्न जमाल ही के नहीं, उनकी जहानत और काबिलियत से भी मुतासिर थे। वो अतिया की राय का इतना एहतराम करते थे कि उन्होंने अपने PhD के थीसिस के बारे में भी उनकी राय मांगी थी। डॉक्टर खालिद सुहेल अतिया फैज़ी की डायरी का हवाला देते हुए लिखते हैं कि इकबाल और अतिया का रिश्ता इस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां दोस्ती और मोहब्बत आपस में बगलगीर हो जाते हैं। अतिया के बकौल एक बार जब मराकबे में मुस्तगरक इकबाल को उनका कोई दोस्त होश में ना ला सका तो अतिया फैज़ी ने सबको कमरे से बाहर भेजकर बेतकल्लुफ़ी और अपनायत से इकबाल को इतने जोर से झंझोड़ा कि वो होश में आ गए। डॉक्टर सुहेल के मुताबिक इस वाक़े से इकबाल और अतिया की खुसूसी दोस्ती और चाहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके बकौल अतिया की डायरी से अंदाजा होता है जैसे वो अपने दोस्त की बजाय अपने महबूब की कहानी सुना रही हों। डॉक्टर खालिद सुहेल के मुताबिक 1908 में जब इकबाल तालीम ख़त्म करके हिंदुस्तान लौटे तो उन्हें एक नफ्सियाती बहरान का सामना करना पड़ा। उन्होंने अतिया फैज़ी को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने अपना हाल दिल रक़म किया। इस ख़त का जिक्र अब्दुल मजीद सालिक ने ज़िक्र इकबाल में भी किया। इकबाल लिखते हैं कि मैं बीवी को नान नुफ़्का देने पर आमादा हूँ, लेकिन मैं इसे अपने पास रख कर ज़िंदगी आज़ाब बनाने के लिए तैयार नहीं। एक इंसान की हैसियत से मुझे मुसर्रत के हुसूल का पूरा हक़ हासिल है। अगर मुआशरा या फितरत मेरे इस हक़ से इनकार करेंगे तो मैं दोनों के खिलाफ बगावत करूँगा। मेरे लिए सिर्फ एक ही चारा है कि मैं इस बदबख्त मुल्क को हमेशा के लिए छोड़ दूँ या मैं खारी में पनाह ढूंढूँ जिससे खुदकुशी आसान हो जाती है। अतिया फैज़ी ने इस दुख भरे ख़त का नहायत हमदर्दाना जवाब दिया और मशवरा दिया कि वो एक माहिर नफ्सियात से रुजू करें। इकबाल को जब अंदाज़ा हो गया कि अतिया फैज़ी उन्हें अपना शरीक हयात नहीं बनाना चाहती तो उन्होंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया और एक खातून सरदार बेगम से निकाह कर लिया। अभी रुखसती नहीं हुई
थी कि उन्हें गुमनाम खतूत मिलने लगे जिसमें सरदार बेगम के किरदार पर कीचड़ उछाला गया था। इकबाल इन खतूत से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने सरदार बेगम को तलाक देने का फैसला कर लिया। इन्हीं पेचीदगियों की वजह से रुखसती मुलतवी होती रही। इसी दौरान दिसंबर 1914 में इन्हें लुधियाना से एक और रिश्ता आ गया जो मशहूर डॉक्टर सुबहान अली की बेटी मुख्तार बेगम का बताया गया था। इकबाल की बहन करीम बीबी ने, जो इनकी पहली बीवी की हम नाम थी, लुधियाना जाकर दुल्हन देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो इकबाल मान गए। करीम बीबी ने वापस आकर दुल्हन की खूबसूरती की ऐसी तारीफें की कि शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने दुल्हन देखे बगैर शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन शबे उरूसी दुल्हन को करीब से देखा तो हवास बाख्ता हो गए। मुख्तार बेगम बिल्कुल खूबसूरत ना थी जिस तरह के उनकी बहन ने जिक्र किया था। अब इकबाल ने दोबारा दूसरी मनकोहा सरदार बेगम की तरफ मुराजियत की। कहते हैं कि इनसे इकबाल को दोबारा निकाह पढ़वाना पड़ा। यूं शायर मशरक़ की 3 बीवियों से 4 बार शादियां हुई। दिलचस्प बात यह है कि जब इकबाल ने अपनी दूसरी और तीसरी बीवी के साथ रह रहे थे तो उनकी पहली बेगम करीम बीबी भी सियालकोट से अपने बच्चों आफ्ताब इकबाल और मेराज इकबाल के हमरा लाहौर आ गईं, लेकिन इकबाल घर गृहस्थी के आदमी न थे। इसका नक्शा उनके छोटे बेटे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मरहूम ने अपनी सवाहनी उम्री अपना गिरेबां चाक में कुछ यूं खींचा है। मेरी वालिदा का इसरार था कि वालिद बाकायदगी से वकालत करें क्योंकि घर के अखराजात पूरे नहीं होते। नीज किराए की कोठी में रहने की बजाय अपना घर बनवाएं। ये मंजर अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि वालिदा मेरे वालिद के जाती कमरे में खड़ी उन्हें कोस रही हैं और रोते रोते कह रही हैं कि मैं इस घर में एक लौंडी की तरह काम करती हूँ और साथ ही साथ पैसे बचाने की कोशिश में लगी रहती हूँ। दूसरी तरफ आप हैं कि बजाय नेक नियति से कुछ करने के बिस्तर पर दराज शेर लिखते रहते हैं। और जवाब में मेरे वालिद लेटे हुए बगैर कुछ मुंह से बोले खिसियानी हंसी हंसते रहे। आखिर एक दिन करीम बीबी की वालिदा सियालकोट से तशरीफ़ लाई। उन्होंने इकबाल को निहायत गैर जिम्मेदार दामाद करार दिया और इस कदर बरहम हुई कि गुस्से में अपनी बेटी और उसके बच्चों को लेकर वापस चली गईं। अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान में 3 बेगमात के साथ ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपनी दोस्त और महबूबा अतिया फैज़ी को भी मतवातर खतूत लिखते रहे, लेकिन इसके साथ उनकी एक महबूबा जर्मनी में भी थी जिनका नाम ईमा वेगेनॉस्ट था। इस इश्क की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। इकबाल जर्मनी में ईमा से जर्मन जुबान सीखते थे। जब हिंदुस्तान लौटे और दिल ईमा की यादों से बेचैन हुआ तो 3 सितंबर 1908 को एक ख़त में लिखते हैं कि मैं अपनी सारी जर्मन जुबान भूल गया हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ याद है और वो है ईमा। ईमा से इकबाल की मुलाकात दरियाए नीकर के किनारे वाक़ सरसब्ज़ व शादाब कस्बे हाइडलबर्ग में हुई थी। एक तो माहौल रोमान परवर और ऊपर से इकबाल भरपूर जवानी के आलम में और फिर हसीन व जमील ईमा। हैरत की बात यह नहीं कि एक हिंदुस्तानी शायर का दिल उन पर आ गया, ना आता तो हैरत होती। इस वीडियो के आगाज़ में पढ़ी गई नज़्म इसी दरियाए नीकर के किनारे किसी ऐसे ही रोमानवी मौके पर लिखी गई है। इकबाल के ईमा से ताल्लुकात की नौइयत क्या थी इसका कुछ अंदाज़ा इस ख़त से लगाया जा सकता है। वो लिखते हैं कि बराह करम अपने इस दोस्त को मत भूलिए जो आपको हमेशा अपने दिल में रखता है और जो आपको कभी फरामोश नहीं कर सकता। हाइडलबर्ग में मेरा क़याम एक खूबसूरत ख्वाब सा लगता है और मैं इस ख्वाब को दोहराना चाहता हूँ। इन खतूत में इकबाल हकीमुल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान कम और जज्बात से मगलूब नौजवान ज्यादा नजर आते हैं। 21 जनवरी 1908 को इकबाल ने लंदन से ईमा के नाम खत में लिखा, मैं ये समझा कि आप मेरे साथ मजीद खतों किताबत नहीं करना चाहती और इस बात पर मुझे बड़ा दुख हुआ। अब फिर आपका ख़त मौसूल हुआ है जिससे मुझे बड़ी मुसरत हुई है। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ और मेरा दिल हमेशा बड़ी खूबसूरत ख्यालों से मामूर रहता है। एक शरारत से शोला उठता है और एक शोले से एक बड़ा अलाव रोशन हो जाता है, लेकिन आप सर्द महर हैं, गफलत शार हैं। आप जो जी में आए कीजिए, मैं कुछ ना कहूँगा, हमेशा साबिर व शाकिर रहूँगा। इकबाल उस वक्त ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 2 बच्चों के बाप भी बन चुके थे। अतिया फैज़ी की डायरी से मालूम होता है कि इकबाल जर्मन सीखने के अलावा रक्स, मौसीकी, कश्तीरानी और हाइकिंग के दर्स भी ले रहे थे। अतिया ने एक दिलचस्प वाक़े का जिक्र भी किया जिससे जाहिर होता है कि मामला यकतरफा नहीं था बल्कि ईमा भी इकबाल से बेहद मुतासिर थीं। अतिया के मुताबिक एक दिन ईमा दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर वर्जिश कर रही थीं और इकबाल टिकटिकी बांधकर उन्हें तकते जा रहे थे। अतिया ने टोका तो वो कहने लगे, मैं फलकियात दान बन गया हूँ, सितारों की झुरमट का मुशाहिदा कर रहा हूँ। ईमा इकबाल की खातिर हिंदुस्तान आना चाहती थीं, ताहम उनके बड़े भाई विलन बनकर सामने आ गए। दूसरी जानिब इकबाल हिंदुस्तान लौटने के बाद बड़ी शिद्दत से यूरोप वापस जाना चाहते थे, जिसका इजहार उन्होंने न सिर्फ कई बार ईमा से भी किया बल्कि अतिया को लिखे गए खतूत में भी इसका इंदिया मिलता है। लेकिन जिस तरह ईमा के बड़े भाई उनके हिंदुस्तान जाने की राह में आड़े आ गए तकदीर की एक अजीब सितम ज़रीफ़ी की रूह से, बिल्कुल उसी तरह इकबाल के बड़े भाई उनके वापस विलायत जाने में रुकावट बन गए। 9 अप्रैल
1909 को वो लिखते हैं कि मैं कोई मुलाजमत करना ही नहीं चाहता। मेरा मंशा तो ये है कि जितना जल्द मुमकिन हो इस मुल्क से भाग जाऊं। सबब आपको मालूम है, मेरे ऊपर अपने बड़े भाई का अखलाकी कर्ज है जो मुझे रोके हुए है। अखलाकी कर्ज ये था कि इकबाल की तालीम के अखराजात उनके भाई ने अदा किए थे और वो यूरोप से आने के बाद उन्हें ये रकम लौटाना चाहते थे। और वो ईमा को लिखते हैं कि कुछ अर्सा बाद जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं यूरोप को अपना घर बनाऊंगा। ये मेरा तसव्वुर है और मेरी तमन्ना है कि ये सब पूरा होगा। ताहम ये तसव्वुर, ये तमन्ना नाकाम हसरत बन गई। नाजरीन, शोरश काश्मीरी ने अपनी किताब इस बाजार में लाहौर की एक तवाइफ अमीर बाई का जिक्र किया है। किसी जमाने में इकबाल अमीर बाई का गाना सुनने और रक्स देखने शाही मस्जिद के पिछवाड़े वाक़े उनके मोहल्ले जाया करते थे। शोरश ने लिखा कि 21 अप्रैल 1948 की शब पाकिस्तान में पहला यौम इकबाल था। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में हकीम उल उम्मत के अकीदतमंद फ़लसफ़ा खुद ही छांट रहे थे। उधर रेडियो पर कलाम इकबाल नशर हो रहा था और कहीं कहीं फुटपाथ पर खुश लहन फ़कीर साकी नामा अलाप रहे थे। शोरश लिखते हैं कि अमीर बाई 66 बरस के सन में भी मुमकिन है कभी खूबरू हो, मगर अब उम्र रफ्ता का एक झूठा झोल है। यह नज़र बाज़ाहिर छुछोड़ी हुई हड्डियों का एक ढेर जिसमें धुएं की सरान रह गई है। रंग सांवला हो चुका है जबकि स्याह होता जा रहा है। बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दांतों में खुड़ियाँ निकल आई हैं और लहजा मरियल हो चुका है। अल्लामा इकबाल आगाज़ जवानी में इस अमीर ही की आवाज़ के मोतरफ थे। इकबाल अकेडमी की जानिब से शाया करदा हयात इकबाल के तज़किरे में इस अमीर नाम की तवाइफ का हवाला भी मौजूद है। बल्कि एक बार जब उसकी वालिदा ने अल्लामा इकबाल को कोठे पर आने से मना कर दिया था कि एक शायर ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं होता था, तो उनके दोस्तों ने इस नायिका से ज़ाती तौर पर गुजारिश की थी कि ये पाबंदी उठा दीजिए, हमारे शायर पर शेर उतरना बंद हो गए हैं। अगरचे शोरश काश्मीरी ने जो किस्सा बयान किया वो अमीर बाई की नहीं, शोरश की अपनी ज़ुबान और लहजे की कास्तानी भी हो सकती है। नाजरीन, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपने तबसरे से नवाजें। इसकी रोशनी में हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। आप अपनी पसंदीदा मौजू भी बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी कि हम आपके लिए मज़ीद मयारी और तहकीकी काम कर सकें। शुक्रिया।